डिस्क्लेमर। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, समुदाय, संगठन या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, चरित्र या घटना का वास्तविकता से कोई साम्य प्रतीत होता है, तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसकी सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग, प्रतिलिपि या प्रसारण करना कानूनन अपराध है। अहान अभी इधर उधर देखते हुए किसी को ढूंढ ही रहा था, तभी उसका फोन एक बार फिर से वाइब्रेट हुआ और अहान ने जैसे ही वो मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे पर छाई हुई टेंशन की लकीरें पहले से भी ज्यादा गहरी हो गईं। अहान अभी भी उस खंडहर और सुनसान मंदिर के पास खड़ा हुआ था और उसकी नजरें इस वक्त अपने फोन की स्क्रीन पर टिकी हुई थीं, जिसके ऊपर इस वक्त एक मैसेज शो हो रहा था, जिसमें लिखा हुआ था, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मंदिर के पीछे वाली खाई के पास आ जाओ, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अहान के चेहरे पर इस वक्त चिंता की लकीरों को साफ देखा जा सकता था, लेकिन अब जब वो यहाँ पर आ ही चुका था तो वो पीछे नहीं हट सकता था। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और अपने कदमों को उस खंडहर मंदिर के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ा दिया। अहान जब मंदिर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा तो उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। अहान अभी नजरों को इधर उधर करके वहां पर किसी को ढूंढने की कोशिश कर ही रहा था, तभी किसी ने अचानक से पीछे की तरफ से आकर उसके मुंह पर एक कपड़ा रख दिया। अहान इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो उस आदमी की पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगा, लेकिन वो इंसान काफी ज्यादा स्ट्रांग था, जिसकी वजह से अहान खुद को उसकी पकड़ से बिल्कुल भी छुड़वा नहीं पा रहा था। अचानक से ही उस आदमी ने अहान की गर्दन पर एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे अहान को एक तेज दर्द का एहसास हुआ और फिर धीरे धीरे करके उसकी आंखों के आगे बेहोशी छाने लगी और कुछ ही देर में अहान का पूरा शरीर ढीला हो पड़ गया और वो पूरे तरीके से बेहोश होते हुए उस आदमी के हाथों की मजबूत पकड़ में झूल गया। उस आदमी ने तुरंत ही अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल कर दिया और दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही बोला, मैम वो मेरे पास हैं, अब आगे क्या करना है। फोन के दूसरी तरफ से एक ऑर्डर भरी आवाज आए, उसके फोन को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद उसे खाई में फेंक दो और उसे पूरी सेफ्टी के साथ उसी जगह पर लेकर आओ जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, और हाँ, इस बात का पूरे तरीके से ध्यान रखना कि तुम किसी की नज़र में ना आओ। उस आदमी ने तुरंत ही ओके मैम बोलकर कॉल कट कर दिया और फिर उसने अहान को बड़े ही आराम से उस मंदिर के एक पिलर से टिकाकर बैठा दिया और उसकी पॉकेट से उसका फोन निकाल लिया। उस आदमी ने सबसे पहले तो एक पत्थर से अहान के फोन को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर उसे खाई में फेंक दिया। फोन फेंकने के बाद वो आदमी वापस अहान के पास आया और उसे संभाल कर उठा दिया और उसे सहारा देते हुए वहां से लेकर जाने लगा। लगभग 20 मिनट इसी तरह से चलने के बाद वो आदमी अहान को लेकर एक जीप के पास पहुंच, जिसके अंदर पहले से ही 3-4 लोग बैठे हुए थे और उस आदमी के ही आने का इंतजार कर रहे थे। उस आदमी ने अहान को ले जाकर जीप की बैक सीट पर बैठा दिया और खुद फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया, जिसके तुरंत ही बाद वो जीप चलने लगी। वो जीप सुनसान रास्ते से होते हुए जा रही थी और अहान के बगल में बैठे हुए इंसान ने उसे इस तरीके से पकड़ा हुआ था जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जहां एक तरफ वो जीप पूरी रफ्तार के साथ एक डायरेक्शन में बढ़ती चली जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अलीशा अपने रूम में बैठी हुई थी और अहान का वेट कर रही थी। अहान को गए हुए अब काफी ज्यादा वक्त बीत गया था, जिसकी वजह से अब अलीशा को हल्की हल्की बेचैनी होने लगी थी। अलीशा अपने रूम में बेचैनी के साथ इधर उधर टहलते हुए अहान के वापस आने का वेट कर रही थी, मगर अहान तो खुद ही ट्रैप हो चुका था। अलीशा से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपना फोन उठाकर अहान के नंबर पर कॉल डायल कर दी, मगर दूसरी तरफ से अहान का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था, जिसे सुनते ही अलीशा की आंखें अचानक से ही डार्क हो गईं। अलीशा ने घूरकर अपने फोन को देखा और फिर दोबारा अहान को कॉल डायल कर दिया, मगर इस बार भी वही रिस्पॉन्स आया, जिससे अलीशा का चेहरा सख्त हो गया। अलीशा का अब धीरे धीरे करके दिमाग खराब होने लगा था और उसके दिमाग को एक साथ ढेर सारे अजीब से ख्यालों ने घेर लिया था। अलीशा तुरंत ही अपने रूम से बाहर निकलकर सीधा फार्म हाउस के बाहर चली गई और उसने जल्दी से एक नंबर पर कॉल डायल कर दिया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही अलीशा ने अपनी डोमिनेटिंग और कोल्ड टोन में ऑर्डर देते हुए कहा, जल्दी से पता लगाओ कि अहान के फोन की करंट लोकेशन इस वक्त कहाँ की है, और ये भी पता लगाओ कि आसपास के पूरे एरिया में कितनी लाइब्रेरीज हैं, और जल्द से जल्द वहां जाकर अहान को ढूंढो। दूसरी तरफ से तुरंत ही ओके मैम बोलकर कॉल कट हो गया।
अलीशा ने एक गार्ड को अपनी कार लेकर आने को कहा और उसके आने का वेट करने लगी। थोड़ी ही देर में उस गार्ड ने कार को अलीशा के ठीक सामने लाकर रोका और कार से नीचे उतर गया। अलीशा उससे बिना कुछ भी कहे सीधा ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई और तेजी के साथ कार ड्राइव करते हुए वहां से निकल गई। थोड़ी ही देर के बाद अलीशा के फ़ोन में मैसेज नोटिफिकेशन आया। अलीशा ने वो मैसेज ओपन करके देखा तो उसमें अहान के फ़ोन की लास्ट लोकेशन दी हुई थी और साथ में ही लिखा हुआ था, मैम ये अहान सर के फ़ोन की लास्ट लोकेशन है। और इसी के बाद से उनका फ़ोन बंद हो गया। हमें अब उनके फ़ोन से कोई भी सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं और हम लोगों ने आसपास की सभी लाइब्रेरीज को भी चेक करना शुरू कर दिया है। जैसे ही अहान सर के बारे में कुछ पता चलेगा हम लोग आपको तुरंत ही इन्फॉर्म करेंगे। अलीशा ने गुस्से से एक जोरदार मुक्का स्टीयरिंग व्हील पर मारा और फिर अपनी कार की स्पीड को और ज्यादा बढ़ाते हुए उस लोकेशन की तरफ बढ़ाने लगी जहां पर अहान के फ़ोन की लोकेशन को आखिरी बार ट्रेस किया गया था। अलीशा कार काफ़ी ज्यादा स्पीड के साथ ड्राइव कर रही थी जिसकी वजह से वो सिर्फ 10 मिनट में ही वहां पर पहुंच गई। अलीशा ने अपनी कार को उस मंदिर से थोड़ी दूरी पर ले जाकर रोक दिया और फिर कार से नीचे उतरकर अपने कदमों को मंदिर की ओर बढ़ाने लगी। अलीशा ने उस खंडहर से मंदिर के अंदर जाकर अहान को ढूंढा, लेकिन जब अहान उसे वहां पर नहीं मिला तो वो जोर जोर से अहान का नाम पुकारते हुए उसे आसपास के एरिया में ढूंढने लगी, लेकिन उसे तब भी अहान का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। अलीशा अहान को ढूंढते हुए मंदिर के बैक साइड में आ चुकी थी और जब अहान उसे नहीं मिला तो वो बस वहां से वापस ही जा रही थी कि तभी उसकी नज़र जमीन पर गिरी हुई एक वॉच के ऊपर चली गई। अलीशा ने जैसे ही उस वॉच को देखा, अलीशा का चेहरा एकदम से सख्त हो गया और उसकी आंखें भी एकदम से डार्क हो गईं। उसने जल्दी से जाकर उस वॉच को जमीन से उठा लिया और उसे टच करते हुए बोली, ये तो अहान की वॉच है। उसने सुबह यही वॉच पहनी थी, लेकिन ये वॉच यहाँ क्या कर रही है? अलीशा कुछ सोचते हुए इधर उधर देखने लगी और फिर अचानक से ही उसके चेहरे पर थोड़े टेंशन के भाव झलकने लगे। वो टेंशन से अपना माथा सहलाते हुए बोली, अहान का फ़ोन स्विच ऑफ है, लास्ट लोकेशन भी इसी जगह की है और फिर अब इस घड़ी का इस तरह से यहाँ पर होना मुझे कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा है। कहीं अहान वापस से भाग तो नहीं गया ना? नहीं, अहान ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे एक लास्ट चांस देगा और मेरे साथ पूरे 2 महीने स्पेंड करेगा और अहान कभी भी अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं करता है, इसलिए वो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं भागेगा। और उसका मूड भी तो कितना ज्यादा अच्छा था, वो यहाँ से भागा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर वो यहाँ से भागा नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका किडनैप हुआ है। लेकिन अहान का किडनैप कौन कर सकता है? उसकी तो किसी से ऐसी कोई दुश्मनी भी नहीं है और ना ही कोई सही से ये बात जानता है कि वो मेरा हस्बैंड है, तो उसे किसने किडनैप किया होगा? अलीशा अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया, जिससे उसके चेहरे के पूरे एक्सप्रेशंस पूरे तरीके से चेंज हो गए और अगले ही पल उसका पूरा चेहरा बेहद डार्क हो गया। अलीशा ने कसकर अहान की वॉच को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और अपने दांत पीसते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे किसी दुश्मन को अहान के बारे में पता चल गया हो और उसने हमारी फैमिली से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अहान को किडनैप कर लिया हो। अगर सच में किसी ने अपनी सो कॉल्ड दुश्मनी के लिए मेरी जान को हर्ट किया तो स्वेर मैं उस इंसान को इतनी ज्यादा बुरी मौत दूंगी जिसके बारे में उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। अलीशा की आंखें इस वक्त बेहद डरावनी लग रही थीं और उनमें किसी को जान से मार देने की ख्वाहिश को साफ तौर पर देखा जा सकता था। अलीशा तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए वापस अपनी कार के पास चली गई और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। अलीशा ने बहुत ही स्पीड के साथ अपनी कार ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया और इस वक्त उसके चेहरे पर झलक रहे बेतहाशा गुस्से को साफ नोटिस किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ इन सब में काफी ज्यादा वक्त बीत चुका था और लगभग 1.5 घंटे की फास्ट ड्राइविंग करने के बाद वो सभी आदमी अहान को लेकर मुंबई शहर में एक बेहद पॉश मगर सुनसान से एरिया में बने हुए एक विला में लेकर आ गए थे। उन लोगों ने अहान को उस विला के ही एक लग्जरियस से रूम में ले जाकर उसके हाथों और पैरों को रस्सियों से अच्छे से बांधकर बाहर से डोर लॉक कर दिया। अहान को काफी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन इंजेक्ट की गई थी जिसकी वजह से वो अभी भी बेहोशी में ही था और उस मेडिसिन का असर लगभग 6 से 7 घंटे तक रहने वाला था। उन आदमियों में से एक आदमी ने तुरंत ही अपना फोन निकालकर एक नंबर पर कॉल डायल कर दिया और दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही बोला, मैडम हमने उन्हें सेफली यहाँ पर पहुँचा दिया है और हम लोग इस पूरे दौरान किसी की नज़रों में भी नहीं आए। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसा कि आप चाहती थीं। दूसरी तरफ से एक सख्त और ऑर्डर से भरी हुई आवाज आई, ठीक है, इम्प्रेसिव वर्क, अब एक काम करो, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर बली सभी लोग वहां से निकल जाओ और कहीं गायब हो जाओ और हाँ, जब तक मैं वहां पर ना पहुंच जाऊं तब तक उसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं 1 या 2 घंटे में वहां पर पहुंच जाऊंगी। उस आदमी ने जवाब में तुरंत ही ओक मैडम बोला और कॉल कट कर दिया और ऑर्डर के मुताबिक सिर्फ 2 आदमियों को छोड़कर बाकी सभी आदमी वहां से चले गए
और वो बचे हुए 2 आदमी वहीं हॉल में बैठ गए और अपनी मैडम के वहां पर आने का इंतजार करने लगे। अब तक 2.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका था और वो दोनों आदमी अभी भी हॉल में बैठकर अपनी मैडम के वहां पर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी घर के बाहर उन्हें एक कार के रुकने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो दोनों आदमी तुरंत ही अपनी जगह से उठ गए। कुछ ही देर में उसे एकदम से शांत हॉल में हाई हील्स की टक टक की आवाज गूंजने लगी और एंट्रेंस से अंदर आता हुआ एक परफेक्ट फिगर नजर आने लगा। उस लड़की ने अंदर आते हुए अपनी सख्त आवाज में सवाल पूछा, वेयर इज ही? उनमें से एक आदमी ने तुरंत ही एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैडम वो उस रूम में है। उस लड़की ने अपना सिर हामी में हिलाया और सीधा उस रूम की ओर बढ़ गई। वो लड़की जैसे ही रूम के अंदर गई और उसकी नज़र बेड के ऊपर बेहोश पड़े हुए अहान के ऊपर गई, वैसे ही उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई। वो लड़की अभी अपनी आंखों में ढेर सारे इमोशंस लिए बेड के ऊपर बेहोशी में लेटे हुए अहान को ही देख रही थी। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उस लड़की ने अपने फोन पर आ रही कॉल को पिक कर लिया और फोन को अपने कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से वर्षा जी की खुशी से भरी हुई आवाज आई, नितारा मेरी बच्ची, आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू। फाइनली अब इस पूरे खेल का हुक्म का इक्का हमारे कब्जे में है, जो हमें इस खेल में जीत दिलाएगा। ये सारी बातें सुनकर वो लड़की, जो कोई और नहीं बल्कि नितारा ही थी, हंसते हुए बोली, इवन आई एम वेरी हैप्पी मॉम। फाइनली अब थोड़ा सा और इंतजार और उसके बाद वो सब कुछ हमारे पास होगा जिसके बारे में हमने कभी सपने देखे थे। वर्षा जी भी नितारा की बात सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाईं और उन्होंने अपनी थोड़ी एक्साइटमेंट से भरी हुई आवाज में पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम पहुंच गई वहां पर? तुमने देखा उसे? होश आ गया है क्या उसको? नितारा ने अपनी आंखों में पागलपन के भाव लिए हुए बेड पर लेटे हुए हान को देखा और उसे देखते हुए ही अपनी जुनून भरी आवाज में बोली, मैं पहुंच गई हूं मॉम, और इस वक्त वो ठीक मेरी आंखों के सामने है। आई कांट इवन टेल यू मॉम, मैंने इस मोमेंट के लिए कितना ज्यादा इंतजार किया है। वहां पर वो अलीशा अहान के लिए तड़प रही है और यहाँ अहान मेरे पास है, जिसके बारे में उसे दूर दूर तक कोई अंदाजा भी नहीं है। इतना कहने के तुरंत बाद ही नितारा एक शैतानी हंसी हंसने लगी तो वर्षा जी भी हंसने लगी, जिसके बाद उन्होंने हंसते हुए ही कहा, ठीक है, तुम अपने उस मोमेंट को एंजॉय करो जिसका तुमने इतनी ज्यादा बेसब्री के साथ इंतजार किया है। मैं अब कॉल रखती हूँ। नितारा ने भी ओक मॉम बोला और कॉल कट करने के बाद उसने अपने कदमों को अहान की ओर बढ़ा दिया। नितारा सीधा अहान के ठीक बगल में ही जाकर बैठ गई और अपनी उंगलियों को अहान के पूरे चेहरे पर ऊपर से नीचे तक फिराते हुए अपनी जुनून भरी आवाज में बोली, कितना इंतजार किया ना मैंने तुम्हारा स्वीट हार्ट, और देखो अब तुम फाइनली मेरी आंखों के सामने और मेरे पास हो। मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं आज कितनी ज्यादा खुश हूँ तुम्हें अपने इतने ज्यादा करीब देखकर। नितारा ने धीरे धीरे करके अपने होठों को अहान के चेहरे की तरफ बढ़ाया और अपने होठों को अहान के फोरहेड पर ले जाकर रख दिया। नितारा ने जैसे ही अपने होंठ को अहान के फोरहेड पर रखा, अगले ही पल उसकी आंखें सुकून से बंद हो गईं और वो अपने दोनों हाथों को अहान के बालों में फिराते हुए उसकी करीबी को महसूस करने लगी। नितारा लगभग 5 मिनट तक का इसी तरीके से अहान को फील करती रही और उससे थोड़ा दूर होकर उसके होठों को सहलाते हुए बोली, आई नो कि जब तुम होश में आओगे तो खुद को और मुझे यहाँ पर देखकर तुम किस तरीके से रिएक्ट करोगे, बट डोंट वरी, तुम्हें बहुत जल्द इन सब की आदत हो जाएगी और फिर तुम मेरे साथ खुशी से भी रहने लगोगे। मैं तुम्हारे हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के साथ ही तुम्हारे और अलीशा के डाइवोर्स पेपर्स पर भी साइन करवा लूंगी, जिसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर हमेशा एक साथ रहेंगे। नितारा इतना कहने के बाद अहान के चेहरे को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दी और रूम से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अलीशा का इस वक्त टेंशन से बुरा हाल हो चुका था। अहान को गायब हुए अब तक लगभग 5 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका था और उसके बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं थी। अलीशा ने अब तक अपने सीक्रेट गार्ड्स को ऑर्डर देकर उन्हें पूरे लोनावला में अहान को ढूंढने के लिए फैला दिया था, लेकिन उसे अब भी अहान के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से अलीशा और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। अलीशा को इस वक्त अहान की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। अहान को कुछ हो गया होगा, ये ख्याल ही अलीशा का जिस्म कंपा देने के लिए काफी था। अलीशा के माथे पर अब टेंशन से पसीने की बूंदें भी नजर आने लगी थीं और उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अहान के लिए फिक्र थी। अलीशा ने अपना फोन उठाया और अपने कांपते हुए हाथों से जल्दी से प्रदीप जी को कॉल डायल कर दिया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही अलीशा ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की वजह से अपनी भारी हो चुकी आवाज में कहा, डैड, अहान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। आई डोंट नो वेयर ही इज डैड। मैंने उसे ढूंढने की भी कोशिश भी की, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रही हूँ। किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। डैड, आप प्लीज उसको ढूंढिए ना, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं डैड, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए।
अगर उसको कुछ हो गया तो मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी। प्लीज फाइंड हिम डैड। वहीं प्रदीप जी को तो कुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिला था और वो अलीशा की बातें सुनकर और उसकी आवाज में इतनी ज्यादा टेंशन को महसूस करके खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उनके माथे पर टेंशन की लकीरें भी उभर आई थीं। प्रदीप जी ने अलीशा को शांत कराते हुए अपनी प्यार भरी आवाज में बोले, शांत हो जाओ प्रिंसेस। मैं और जय अभी वहां आने के लिए निकलते हैं और हम बहुत जल्द हान को ढूंढ भी लेंगे। तुम बस परेशान मत होना और हमारे वहां आने का इंतजार करना। हम लोग बस थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। अलीशा ने ओक बोला और कॉल कट कर दिया, जिसके तुरंत ही बाद प्रदीप जी ने जय को कॉल डायल कर दी। दूसरी तरफ से जय ने 2 ही रिंग में कॉल पिक कर ली और उसके कॉल पिक करते ही प्रदीप जी अपनी कमांडिंग टोन में बोले, जल्दी से अभी के अभी मेंशन आने के लिए निकलो और हमारा प्राइवेट जेट तैयार करवाओ। हमें जल्द से जल्द लोनावाला प्रिंसेस के पास जाने के लिए निकलना है। जय ये सुनते ही तुरंत परेशान होते हुए बोला, क्या बात है डैड? डॉल को कुछ हुआ है क्या? वो ठीक तो है ना? प्रदीप जी ने थोड़ी टेंशन भरी आवाज में जवाब देते हुए कहा, नहीं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अहम इज मिसिंग। जल्दी वापस आओ, हमें जल्द से जल्द उसके पास जाना है। ये सुनते ही जय एकदम से शॉक होते हुए बोला, व्हाट? ही इज मिसिंग? बट हाउ? कहीं वो दोबारा कहीं भाग तो नहीं गया ना डैड? आई स्वेयर, अगर उसकी वजह से मेरी डॉल दोबारा हट हुई ना तो इस बार मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला हूँ। प्रदीप जी जय को शांत करते हुए बोले, नहीं भागा नहीं है वो। प्रिंसेस ने कहा है कि किसी ने उसे किडनैप किया है और किसने किया है या फिर क्यों किया है ये तो हमें वहां जाने के बाद ही पता चलने वाला है, इसलिए जल्दी वापस आओ। फिलहाल मुझसे आगे और कोई भी सवाल जवाब मत करो, इसलिए अपने सवालों और जवाबों को छोड़ो और मेंशन वापस आओ। अब जय ने भी इसके आगे और कोई भी सवाल नहीं पूछा और कॉल कट करने के बाद अपने ऑफिस से वापस मल्होत्रा मेंशन आने के लिए निकल गया। जय ने वापस आते हुए ही अपने एक आदमी को कॉल करके उसे प्राइवेट जेट रेडी करने के लिए भी बोल दिया था ताकि वो जल्द से जल्द अलीशा के पास पहुंच सकें। थोड़ी ही देर में जय मल्होत्रा मैंशन पहुंच गया, जिसके कुछ ही टाइम बाद वो और प्रदीप जी दोनों ही वहां से लोनावाला जाने के लिए निकल गए। ये सब कुछ अपने रूम की खिड़की से वर्षा जी भी देख रही थी और इस वक्त उनके होठों पर एक शैतानी मुस्कान और चेहरे पर एक अजीब तरह का सेटिस्फैक्शन था। वर्षा जी ने अपनी आंखों में ढेर सारी नफरत लिए हुए कहा, तड़पो, अच्छे से तड़पो, अब कहीं जाकर तो तुम लोगों के तड़पने के दिन आए हैं। मैं भी बहुत तड़पी हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अपने एक एक दर्द को, अपनी एक एक तड़प को तुम लोगों को सूद समेत लौटाऊं। अहान को ढूंढने जा रहे हो ना, ताकि एक बार फिर अपनी प्यारी बेटी की खुशियों के लिए उस लड़के को थाली में परोसकर उसके सामने रख सको, मगर इस बार वो तुम्हें नहीं मिलने वाला है और जब तक वो तुम्हें मिलेगा ना तब तक पूरी मल्होत्रा फैमिली पूरे तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुकी होगी। अब तुम लोगों के बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं और ये दिन तुम लोगों को मुबारक हो। इतना कहने के बाद वो जोर जोर से एक शैतानी हंसी हंसने लगी, लेकिन उनकी आंखों में पूरी मल्होत्रा फैमिली के लिए एक गहरी नफरत को अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता था। जहां एक तरफ अलीशा अहान के लिए हद से ज्यादा परेशान थी और प्रदीप जी और जय भी उसके पास आने के लिए निकल चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ अहान अभी भी उस विला के उस रूम में बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन अब उसकी बेहोशी हल्की हल्की टूटने लगी थी। अहान अब धीरे धीरे करके बेड पर कसमसाने लगा था और इस वक्त उसके माथे पर हल्का हल्का पसीना भी आ रहा था। अहान की पलकें हिल रही थीं और कुछ ही सेकंड्स के बाद उसकी बेहोशी पूरे तरीके से टूट गई और उसकी आंखें भी खुल गईं। कुछ सेकंड्स के लिए तो अहान एकदम शांति से इधर उधर देखता रहा, मानो समझने की कोशिश कर रहा हो कि वो इस वक्त है कहाँ पर और उसे हुआ क्या है। धीरे धीरे करके अहान को बेहोश होने से पहले उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ याद आने लगा, जिससे अचानक से ही वो पैनिक होने लगा। अहान ने जल्दी से बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि इस वक्त उसके हाथ और पैर दोनों ही टाइटली रस्सियों से बंधे हुए हैं और अगर उसने ज्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश की तो इससे उसे ही हट होने वाला है। अहान को पता था कि अगर उसने उन रस्सियों से छूटने के लिए स्ट्रगल किया तो वो जख्मी हो जाएगा, लेकिन था तो अहान भी हद से ज्यादा जिद्दी, इसलिए उसने भी हार ना मानते हुए लगातार उन रस्सियों से छूटने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। मगर उन रस्सियों को काफी ज्यादा स्किल्स के साथ बांधा गया था, जिसकी वजह से अहान जितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था वो उतना ही ज्यादा हट होता जा रहा था और अब उसकी दोनों कलाइयों से भी हल्का हल्का ब्लड निकलने लगा था। अहान अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन उसने स्ट्रगल करना अभी भी छोड़ा नहीं था और लगातार छूटने की कोशिश कर रहा था। तभी रूम का दरवाजा खुल गया और अहान की नजरें भी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसी तरफ चली गईं। अहान ने जैसे ही दरवाजे पर खड़े हुए शख्स को देखा, वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उसके मुंह से धीरे से निकला, आप यहाँ। अहान अभी भी अपनी हैरानी से बड़ी हो चुकी आंखों से एकटक दरवाजे पर खड़े हुए शख्स को ही देखे जा रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि नितारा ही थी।
अहान ने अपनी हैरानी भरी आवाज में पूछा, नितारा आप यहाँ क्या कर रही हैं? नितारा ने अपनी आंखों में ढेर सारे इमोशंस लिए हुए अहान को देखा और बिना उसके सवालों का जवाब दिए अपने कदमों को उसकी ओर बढ़ा दिया। अहान के दिमाग में नितारा को देखकर एक सेकंड के लिए तो ये ख्याल आया कि कहीं कोई उसकी ही तरह नितारा को भी तो यहाँ पर किडनैप करके नहीं लाया है, लेकिन उसका ध्यान जैसे ही नितारा के चेहरे के शांत और एकदम से कंपोज्ड एक्सप्रेशंस के ऊपर गया तो अगले ही पल उसके दिमाग से ये ख्याल निकल गया और उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। अहान के दिमाग में इस वक्त एक साथ कई सारी चीजें चल रही थीं और नितारा की इस जगह पर मौजूदगी का होना ना चाहते हुए भी अहान के दिमाग में इस ख्याल को जन्म दे रहा था कि कहीं नितारा का इन सब से कोई कनेक्शन तो नहीं है। हालांकि अहान ये सब कुछ सोचना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी एक बेवकूफ़ी के चलते वो ऑलरेडी यहाँ पर आकर फंस चुका था, इसलिए अब वो सिर्फ अपने दिमाग से ही काम लेना चाहता था। और नितारा का इस तरीका का बिहेवियर देखकर अहान का दिमाग उसे बार बार नितारा की इन सब में कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट होने का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा था, जिसे वो चाहकर भी इस वक्त इग्नोर नहीं कर पा रहा था। अहान ने अपनी आंखों में अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ नितारा को देखा और अपनी हल्की शक भरी आवाज में सवाल पूछते हुए बोला, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? नितारा ने जब अहान की आवाज में खुद के लिए शक महसूस किया तो वो हल्का सा तिरछा मुस्कुरा दी और बड़ी ही मिस्टीरियस आवाज में बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर क्या कर रही होंगी? गैस करो। नितारा की बात सुनकर अहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस पहले से भी ज्यादा बिगड़ गए और वो इस बार अपनी आवाज में हल्की सख्ती लाते हुए बोला, हमारी किडनैपिंग में आपका भी हाथ है ना? आप ही हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। अहान की बात सुनते ही नितारा के होंठों पर एक शातिर मुस्कान तैर गई और वो अपने चेहरे पर इंटरेस्ट के भाव लिए हुए मजाकिया लहजे में बोली, अरे वाह, तुम तो सच में काफी ज्यादा जीनियस निकले। तुम्हें तो बिल्कुल भी वक्त ही नहीं लगा सारा सच समझने में। बट यू नो व्हाट, तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है तुम्हारी मासूमियत। तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारा अच्छा दिल हमेशा तुम्हारी दिमाग की तेजी के ऊपर भारी पड़ जाता है और आज तुम यहाँ पर इस हालत में हो, ये भी उसी का ही नतीजा है। अहान को नितारा की बात सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया, मगर वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान भी था कि भला नितारा ने उसका किडनैप क्यों किया है और उसे इस किडनैपिंग से क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि अहान की नजरों में तो वो और नितारा दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। अहान से जब अपने अंदर की क्यूरोसिटी कंट्रोल नहीं हुई तो उसने आखिर अपने मन में चल रहा सवाल नितारा से पूछ ही लिया, आपने हमें किडनैप क्यों करवाया है और हमें किडनैप करने से आपको ऐसा कौन सा फायदा होने वाला है? हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं ना, तो फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अहान का सवाल सुनते ही नितारा के एक्सप्रेशंस तुरंत ही सॉफ्ट हो गए और अहान के ठीक बगल में बैठकर उसके गाल को अपने हाथ से प्यार से सहलाते हुए बोली, मैं तुम्हें बिल्कुल भी किडनैप नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अहान ने अपनी हैरानी भरी नजरों से नितारा को देखा और शौक होते हुए बोला, मजबूरी? कैसी मजबूरी? ये सुनते ही नितारा की नजरें अहान के ऊपर इंटेंस हो गईं और वो अजीब सी आवाज में बोली, क्योंकि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया। अब जब मेरा सब कुछ तुम्हारे पास है तो भला मैं तुम्हें किसी और के पास कैसे रहने दे सकती हूँ, इसलिए तुम्हें अपने पास लाना मेरी मजबूरी थी और देखो मैं तुम्हें फाइनली अपने पास ले भी आए। अहान को नितारा की कोई भी बात सही से समझ में नहीं आ रही थी और इस वक्त उसे नितारा से बहुत ही अजीब सी वाइब्स भी आ रही थीं, लेकिन फिर भी उसने इन सब चीजों को इग्नोर किया और दोबारा सवाल पूछते हुए बोला, आप क्या कहना चाहती हैं? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। क्या मतलब है इस बात का कि हमने आपसे आपका सब कुछ ले लिया है? हमारे पास आपका कुछ भी नहीं है। इतना सुनते ही नितारा को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसते हुए सरकास्टिक तरीके से बोली, आर यू श्योर कि तुमने मुझसे मेरा कुछ भी नहीं लिया है अहान? अहान को अभी भी नितारा की बात समझ में नहीं आई, इसलिए उसने बड़ी ही मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिससे नितारा की हंसी और भी ज्यादा तेज हो गई। वो अगले ही पल अहान के बेहद करीब चली गई और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों को बेहद सेडिक्टिव अंदाज में फेरते हुए बेहद दिलकश आवाज में बोली, तुमने मुझसे मेरा दिल, मेरा चैन, मेरा सुकून, मेरी नींदें, सब कुछ तो चुरा लिया है और जब इतने से भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुमने मुझसे मेरी ना जाने कितने सालों पुरानी ख्वाहिश और चाहत को भी अपने नाम कर लिया। मल्होत्रास की प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा हिस्सा तुम्हारे नाम पर है और वो प्रॉपर्टी मुझे किसी भी हाल में चाहिए, जो फिलहाल सिर्फ तुम ही मुझे दे सकते हो। अहान ये सब कुछ सुनकर एकदम से भौचक्का सा रह गया और अपनी हैरानी भरी आंखों से एकटक नितारा को देखने लगा। अहान ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से धीमी आवाज में सवाल पूछा, ये सब कुछ आप क्या कह रही हैं? मल्होत्रा फैमिली की प्रॉपर्टी और वो भी हमारे नाम पर? हाउ इज इट पॉसिबल? हम तो उनकी फैमिली के मेंबर भी नहीं हैं, तो वो भला अपनी प्रॉपर्टी को हमारे नाम क्यों करेंगे? नितारा ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अहान को देखा और बोली, तुम उनके फैमिली मेंबर नहीं हो? अच्छा मजाक है।
तुम शायद भूल गए हो कि तुम मिस्टर प्रदीप मल्होत्रा की इकलौती बेटी अलीशा मल्होत्रा के हस्बैंड यानी कि उनके इकलौते दामाद हो, इसलिए वो पहले भी प्रॉपर्टी का एक अच्छा खासा हिस्सा तुम्हारे नाम करने वाले थे, मगर तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ अलीशा ने उनसे जिद की कि जब तक वो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी में से भी आधी प्रॉपर्टी को तुम्हारे नाम नहीं करते हैं, तब तक वो खुद भी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं लेगी। और हर बार की तरह उन्होंने अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा कर दिया और उसके हिस्से की भी आधी प्रॉपर्टी को तुम्हारे नाम कर दिया, जिसकी वजह से फिलहाल तुम्हारे पास पूरी मल्होत्रा फैमिली में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का हिस्सा है। अहान की आंखें अब हैरानी की वजह से बड़ी बड़ी हो गई थीं और उसका दिमाग पूरे तरीके से ब्लैंक सा हो गया था। अब उसे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को वजह से हो रहा है। अहान ने अपने आप को संभाला और थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, आपको मल्होत्रा फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए? लेकिन क्यों? मिस्टर मल्होत्रा तो रिश्ते में आपके मामा लगते हैं ना, और वो आपसे कितना प्यार भी करते हैं, तो आप सिर्फ थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए अपने रिश्तों को क्यों खराब कर रही हैं? इतना सुनते ही नितारा जोर जोर से एक सरकास्टिक हंसी हंसने लगी और बोली, रिश्ते, प्यार, जस्ट रबिश। कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं वो मुझसे, वो सिर्फ अपने बच्चों से ही प्यार करते हैं। मुझे और मेरी माँ को तो वो सिर्फ एक बोझ की तरह ढो रहे हैं, जिसके जिम्मेदार भी वो खुद ही हैं। और वो सिर्फ थोड़ी सी प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी जरिया है प्रदीप मल्होत्रा से बदला लेने का और उनकी पूरी फैमिली को ठीक उसी तरीके से तड़पाने का जिस तरीके से उनकी वजह से हम लोग तड़पे हैं। अहान ने अपनी शौक नजरों से नितारा की तरफ देखा और हैरानी से बोला, बदला? आप मिस्टर मल्होत्रा से बदला लेना चाहती हैं? उनकी वजह से आप तड़पी हैं? ऐसा भी क्या हुआ था जो आप ये सब कुछ कर रही हैं? नितारा ने अहान के गाल पर अपना हाथ फेरा और अजीब तरीके से बोली, वो सब कुछ जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है स्वीट हार्ट। तुम तो बस जान लो कि जल्द से जल्द पूरी मल्होत्रा फैमिली बर्बाद होने वाली है, इंक्लूडिंग योर सो कॉल्ड वाइफ। जल्द ही मैं तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लूंगी और तुम्हें जरिया बनाकर बाकी प्रॉपर्टी को भी अपने नाम करवा लूंगी, जिसके बाद एक तरफ मल्होत्रा फैमिली की बर्बादी होगी और दूसरी तरफ मैं तुम्हें अलीशा से छीनकर हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सुनकर तो अहान के शरीर का पूरा खून ही उल्टी दिशा में बहने लगा और वो अपनी शौक नजरों से नितारा को देखते हुए एक झटके से उससे दूर हो गया और बोला, इसका मतलब अलीशा सही कह रही थी। आपने कभी हमें अपना दोस्त माना ही नहीं था। आपने हमेशा से ही हमें इन्हीं नजरों से देखा था और आप शुरुआत से ही हमें अलीशा से दूर करना चाहती थीं। वो उस दिन मेंशन में जो कुछ भी हुआ, हम दोनों का एक रूम में बंद होना और अलीशा का हम दोनों को एक साथ देखना, ये सब आपका ही प्लान था ना? नितारा ने एक शातिर हंसी हंसी और अहान से थोड़ा दूर होकर ड्रॉवर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते हुए बोली, बिल्कुल सब कुछ मेरा ही प्लान था, क्योंकि मैं जानती थी कि अलीशा अपने गुस्से में कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से तुम दोनों के बीच दूरियां आ जाएंगे, और मैं तो यही चाहती थी। पहली ही नज़र में पसंद आ गए थे तुम मुझे, लेकिन बाद में पता चला कि तुम अलीशा के पति हो, और ये सुनकर मेरा मन हुआ कि उसी वक्त अलीशा को जान से मारकर तुम्हें अपना बना लूं, लेकिन मैंने आज के वक्त के लिए इतना ज्यादा इंतजार किया और मेरे सब्र का फल देखो, तुम मेरे पास हो। इतना कहने के बाद नितारा ने अहान के पास बैठते हुए उसके हाथ पकड़ लिए। अहान ने अपने हाथों को उससे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नितारा ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ कस दी और जबरदस्ती उसकी कलाई के जख्मों पर दवाई लगाने लगी और उसके ऊपर अच्छे से बैंडेज करने के बाद बोली, मुझे तुम्हें ऐसे बांध कर रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मगर क्या करूं, बहुत अच्छे से जानती हूं कि तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा तेज चलता है, और अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम यहाँ रुकने तो बिल्कुल भी नहीं वाले हो। किसी ना किसी तरीके से तो तुम यहाँ से निकल ही जाओगे और मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। आफ्टर ऑल, तुम्हें यहाँ लाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत जो की है मैंने, और तुम मेरे लिए कितने ज्यादा जरूरी भी तो हो। अहान ने एक घिन भरी नजर नितारा के ऊपर डाली और बोला, अलीशा वॉज ऑलवेज राइट। हमें आपसे दूर ही रहना चाहिए था, क्योंकि आप किसी का भी ट्रस्ट और केयर डिजर्व ही नहीं करती हैं। यू ब्रोक माई ट्रस्ट, और इसके लिए हम आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। नितारा ने एक घटिया सी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माफी चाहिए भी नहीं, मुझे तो तुम चाहिए हो, और बहुत ही जल्द तुम मेरे हो भी जाओगे। और इतना कहकर नितारा बिना अहान की आगे की कोई भी बात सुने उस रूम से बाहर निकल गई और रूम को बाहर से लॉक कर दिया। नितारा अहान को एक बार फिर से रूम में लॉक करने के बाद वहां से जा चुकी थी और अहान अभी भी उसी पोजीशन में अपनी जगह पर शॉक होकर बैठा हुआ था। अहान के दिमाग में अभी भी नितारा की कही हुई एक एक बात घूम रही थी और उससे अब दर्द से फटा जा रहा था। अहान को आज पहली बार अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने क्यों नितारा के ऊपर भरोसा किया और आखिर क्यों वो उस मैसेज को देखने के बाद उस जगह पर गया था। अहान को बार बार ये सोचकर डर लग रहा था कि कहीं उसके सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से नितारा अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए।
अहान ये तो नहीं जानता था कि नितारा मल्होत्रा फैमिली से बदला क्यों लेना चाहती है, और पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से नितारा पूरी मल्होत्रा फैमिली से इतनी ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि उसने नितारा की आंखों में पूरी मल्होत्रा फैमिली के लिए एक गहरी नफरत को साफ तौर पर नोटिस किया था। लेकिन अहान सिर्फ नितारा की बातों को सुनकर एक तरफा फैसला नहीं ले सकता था। अहान को फिलहाल ये तो नहीं पता था कि नितारा की नफरत जायज़ है या नहीं, या फिर सच में मल्होत्रा फैमिली ने कुछ गलत किया है, लेकिन वो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी के साथ भी कुछ गलत हो और उसकी सिर्फ एक गलती की वजह से पूरी मल्होत्रा फैमिली बर्बाद हो जाए। अहान ने एक गहरी सांस ली और रूम की सीलिंग की तरफ देखते हुए अपनी शांत आवाज में बोला, हम नहीं जानते कि ये सब कुछ क्या और क्यों हो रहा है, लेकिन अगर मिस्टर मल्होत्रा ने कुछ गलत किया ही नहीं हो और उन लोगों के साथ हमारी वजह से कुछ गलत हो गया तो हम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अलीशा, वो हमें ढूंढ रही होंगी, लेकिन हम इस वक्त हैं कहाँ पर? क्या वो हमें ढूंढ पाएंगी? अहान अभी बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था और अचानक से ही नितारा की बातें उसके कान में गूंजने लगी। अहान को जैसे ही याद आया कि नितारा उससे उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना चाहती है जिसके बारे के उसे खुद भी कुछ नहीं पता है, वैसे ही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगीं। वो चिंता भरी आवाज में खुद से ही बोला, नो नो, अगर नितारा को वो प्रॉपर्टी मिल गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी तो कहा था ना कि एक बार उनका मकसद पूरा हो जाए फिर वो हमारा और अलीशा का डाइवोर्स करवाकर हमसे शादी करेंगी। नो नो नो, आई कांट लेट दिस हैपन, आई हैव टू डू समथिंग। हमें कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। हम नितारा को किसी भी हालत में उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दे सकते हैं। अहान के चेहरे पर इस वक्त परेशानी के भाव थे और उसके दिमाग में बार बार नितारा की कैद से बाहर निकलने के ख्याल ही चल रहे थे। जहां एक तरफ अहान नितारा के पास से भागने का प्लान बना रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अब तक प्रदीप जी और जय भी अलीशा के पास पहुंच चुके थे। दोनों ने जैसे ही फार्म हाउस के हॉल में आकर देखा तो अलीशा की हालत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अलीशा इस वक्त हॉल के ही एक सोफे पर बैठी हुई थी। उसके बाल हल्के बिखरे हुए थे और उसकी आंखें भी हल्की हल्की लाल नजर आ रही थीं। प्रदीप जी ने जब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी तो उनके दिल में एक तेज दर्द का एहसास हुआ और अचानक से ही उन्हें उन 3 महीनों की याद आ गई जब अहान मल्होत्रा मैंशन से भाग गया था और अलीशा की हालत इससे भी ज्यादा बदतर हो गई थी। जय ने भी जैसे ही अपनी छोटी बहन की ऐसी हालत देखी तो उसे भी अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखों के सामने भी उन 3 महीने में हुई अलीशा की हालत घूम गई, जिससे उसे अलीशा के लिए डर लगने लगा। दोनों ही जल्दी से भागते हुए अलीशा के पास चले गए और प्रदीप जी ने तुरंत ही अलीशा को अपने सीने से लगा लिया। अलीशा ने जब ये महसूस किया तो उसने भी तुरंत ही अपनी बाहों को प्रदीप जी की कमर पर लपेट लिया। प्रदीप जी प्यार से अलीशा के बालों को सहलाने लगे और अपनी प्यार भरी आवाज में बोले, प्रिंसेस, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? अलीशा ने अपनी आंखें बंद किए हुए अपनी हल्की भारी हो चुकी आवाज में कहा, डैड, अहान। डैड, मुझे वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। I can't find him. Dad, you know now that I can't live without him. मैं 3 महीनों तक ऑलरेडी उससे दूर रह चुकी हूँ, एक और बार उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। डैड, आप प्लीज उसे जल्दी से ढूंढ लीजिए ना। प्रदीप जी ने जब अलीशा की बातें सुनी और उसकी आवाज में उस भारीपन को महसूस किया तो उन्होंने कसकर अपनी आंखें भींच और जय ने भी तुरंत ही अपनी दोनों मुट्ठियां कस लीं। प्रदीप जी ने प्यार से ही अलीशा के बालों को सहलाना जारी रखा और अपनी बेहद सॉफ्ट आवाज में बोले, रिलैक्स प्रिंसेस, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हारे डैड और भाई हैं ना। हम दोनों बहुत जल्द अहान को ढूंढ लेंगे, तुम बस अपना ख्याल रखो। अहान बहुत जल्द वापस तुम्हारे पास होगा। अलीशा ने प्रदीप जी की बातें सुनी तो वो उनसे थोड़ी अलग हुई और अपनी परेशानी भरी आवाज में बोली, डैड, उसका किडनैप हुआ है। अगर किडनैपर ने उसके साथ कुछ कर दिया तो डैड, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप ढूंढ लेंगे न उसे। अलीशा ने अपना सिर हिला दिया तो जय भी अपनी प्यार भरी आवाज में बोला, डॉल, तुम अहान की बिल्कुल भी चिंता मत करो और जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। सिर्फ कुछ ही घंटों में क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। जाओ जाकर रेस्ट करो, तब तक हम अहान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जय की बात सुनकर अलीशा ने तुरंत ही अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, जब तक अहान नहीं मिल जाता है तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा और जब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा तब तक मैं आराम नहीं कर पाऊंगी। प्रदीप जी ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, नहीं प्रिंसेस, ऐसा नहीं कहते हैं। थोड़ा सा आराम कर लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जब अहान वापस आएगा और तुम्हें ऐसे देखेगा तो उसे कैसा लगेगा। जाओ और जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अलीशा ने इस बार अपना सिर हल्का सा हिला दिया और बिना कुछ भी कहे तुरंत ही वहां से उठकर अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चली गई।
उसके वहां से जाने के बाद प्रदीप जी और जय ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और उन दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ बातें कर लीं। प्रदीप जी ने तुरंत ही किसी को कॉल मिला दिया और कॉल कनेक्ट होते ही बोले, अहान के फ़ोन की पूरी हिस्ट्री जल्द से जल्द निकलवाओ और मुझे मेल करो। जय ने भी अपने एक आदमी को कॉल लगा दिया और दूसरी तरफ से कॉल कनेक्ट होते ही बोला, जल्द से जल्द पूरे लोनावला में अपने सभी आदमियों को फैला दो और अहान को ढूंढो। उस जगह पर भी जाओ जहां पर अहान के फ़ोन की लास्ट लोकेशन थी और कोई ना कोई सुराग ढूंढो ताकि हमें जल्द से जल्द उसके बारे में कुछ पता चल सके। और हाँ, हमारे सारे राइवल्स के ऊपर भी नज़र रखो ताकि ये पता चल सके कि उनमें से किसी ने ये सब कुछ हमसे दुश्मनी निकालने के लिए तो नहीं किया है। दूसरी तरफ वाले आदमी ने भी तुरंत ही ऑक्सर्ट बोलकर कॉल कट कर दिया। जय और प्रदीप जी जाकर सोफे पर बैठ और एक दूसरे को थोड़ी परेशानी के साथ देखने लगे, क्योंकि वो लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर उन्हें जल्द से जल्द अहान नहीं मिला तो अलीशा की क्या हालत होगी। जहां एक और प्रदीप जी और जय अलीशा के लिए परेशान थे और अपने सारे सोर्सेस को लगाकर अहान को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वर्षा जी और नितारा अपने प्लान के पहले हिस्से के कामयाब होने की खुशी मना रहे थे और एक बार फिर से अपनी प्लानिंग में जुट गए थे। वर्षा जी हंसते हुए कॉल के दूसरी तरफ से बोली, मैं तो यहाँ बैठे बैठे ही वहां पर उन लोगों के चेहरे पर छाए हुए टेंशन के एक्सप्रेशंस को इमेजिन कर सकती हूँ, जिसके बारे में सोच सोचकर ही मेरे दिल को एक अजीब से सुकून का एहसास हो रहा है। तुम बताओ अहान का क्या रिएक्शन था? नितारा ने भी एक हंसी के साथ जवाब दिया, वही कॉमन सा रिएक्शन। आपने हमारे साथ ये सब क्यों किया? आपने हमारा ट्रस्ट क्यों ब्रेक किया? आप मल्होत्रा फैमिली से किस बात का बदला लेना चाहती हैं? एंड सो ऑन। एक्चुअली मैंने अहान का ऐसा रिएक्शन पहले से ही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मुझे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए फिर मैं अहान से शादी कर लूंगी, एंड आई नो इट वेरी वेल कि अहान बहुत जल्द मुझे एक्सेप्ट भी कर लेगा और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वर्षा जी ने भी नितारा की बात में तुरंत ही सहमति जता दी, लेकिन फिर थोड़ी टेंशन भरी आवाज में बोली, अहान बहुत ज्यादा जिद्दी लड़का है। ना तो वो इतनी आसानी से हार मानने वाला है और ना ही वो इतनी आसानी से तुम्हें एक्सेप्ट करने वाला है। अब तक तो उसने सही से अलीशा को भी एक्सेप्ट नहीं किया और वो एक बार मल्होत्रा मैंशन से भाग भी चुका है। तुम्हें उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज चलता है और हमने उसके ऊपर सही से ध्यान नहीं दिया तो हमारा बना बनाया प्लान बिगड़ सकता है, इसलिए बी केयरफुल। नितारा ने भी थोड़ा सीरियस होते हुए वर्षा जी को आश्वस्त करते हुए कहा, डोंट वरी मॉम, मैं भी ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अहान का दिमाग काफी तेज है और अगर मैंने एक छोटी सी भी चूक की तो हमारा बना बनाया प्लान खराब हो जाएगा, और इसलिए मैंने इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है कि अहान किसी भी हालत में यहाँ से बाहर ना निकल पाए। आप अहान की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप तो मुझे बस इतना बताइए कि आपने लॉयर से कहकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स बनवाए हैं या फिर नहीं। इतना सुनते ही वर्षा जी ने अपने होठों पर एक मुस्कान लाते हुए अपनी खुशी भरी आवाज में कहा, हाँ, मैंने लॉयर से कहकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स बनवा लिए हैं और अब बस अहान के उनके ऊपर साइन करने की ही देरी है, जिसके बाद सब कुछ हमारी मुट्ठी में होगा। वर्षा जी की बात सुनकर नितारा हंसते हुए बोली, आप जल्द से जल्द प्रॉपर्टी पेपर्स को सीक्रेट तरीके से मेरे पास पहुंचा दीजिएगा, बाकी उसके ऊपर अहान के साइन कैसे और किस तरीके से लेने हैं ये मेरा काम है। यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। अब तो आप बस इंतजार कीजिए, प्रदीप मल्होत्रा की बर्बादी देखने का इंतजार, जो कि बहुत जल्द होने वाली है। नितारा की बात सुनकर वर्षा जी के चेहरे पर एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन नजर आने लगा और फिर वो भी जोर जोर से एक शैतानी हंसी हंसने लगी। प्रदीप जी और जय इस समय एक साथ हॉल के सोफे पर बैठे हुए और अपनी अपनी सोचों में ही गुम थे। तभी प्रदीप जी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, जिससे उन दोनों का ही ध्यान टूट गया। प्रदीप जी ने तुरंत ही अपना फोन निकाला और चेक किया तो उनके आदमी ने उन्हें अहान के फोन की पूरी हिस्ट्री निकालकर मेल की थी। प्रदीप जी ने जय की तरफ देखा तो जय तुरंत ही उठकर वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में लैपटॉप लेकर वापस आया। जय ने जल्दी से फोन को लैपटॉप से कनेक्ट किया और उस इन्फॉर्मेशन को ओपन कर लिया। जय ने अहान की कॉल हिस्ट्री चेक की तो उसमें सब कुछ एकदम से नॉर्मल था, तो जय ने मैसेजेस को ओपन करके देखा, लेकिन वहां पर भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जय ने जैसे ही अहान के फोन की व्हाट्सएप हिस्ट्री ओपन की तो वो और प्रदीप जी दोनों ही हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। जय ने जल्दी से अहान की उसी अननोन नंबर वाले शख्स के साथ हुई चैट को ओपन किया और बड़े ही ध्यान से उन दोनों की पूरी कन्वर्सेशन को पढ़ने लगा। हालांकि अहान ने उस शख्स से कोई बात की ही नहीं थी और उसने उसे सिर्फ एक बार ही मैसेज सेंड किया था, वो भी तब जब वो उससे मिलने जाने वाला था। जय और प्रदीप जी जैसे जैसे उस अनजान शख्स की तरफ से भेजे गए मैसेजेस को पढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही उनके चेहरों के भाव बदलते जा रहे थे। सारे मैसेजेस पढ़ते हुए उन्होंने वो सारी फोटोज भी देखी जो उस इंसान ने अहान को भेजी थी, और उन सभी फोटोज को देखते ही प्रदीप जी और जय दोनों की ही आंखें अचानक से ही गहरी हो गईं।
दोनों ने आगे के मैसेजेस पढ़े और जैसे उन्होंने उन मैसेजेस में अहान के उस आदमी से मिलने जाने की बात पढ़ी तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बुरे तरीके से बिगड़ गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ नोइंग एक्सप्रेशंस के साथ देखा और जय थोड़ी टेंशन के साथ बोला, इसका मतलब है कि किसी ने अहान को ट्रैप किया है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब किसने किया होगा और इन सब के पीछे उसका मकसद क्या है। अहान के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं और उनमें से किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे खिलाफ जा सके, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि आखिर अहान को किडनैप करने से उस किडनैपर को फायदा क्या होने वाला है। प्रदीप जी ने अपना सिर हल्का हामी में हिलाते हुए टेंशन भरे एक्सप्रेशंस के साथ कहा, ये काफी ज्यादा टेंशन की बात है। अगर सच में किसी ने ये सब कुछ हमसे दुश्मनी निकालने के लिए किया है तो वो लोग अहान को हर्ट भी कर सकते हैं, और अगर अहान को कुछ भी हो गया तो नहीं, अगर अहान को कुछ भी हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें जल्द से जल्द किसी भी तरीके से अहान को ढूंढना होगा। जय ने भी अपना सिर हामी में हिला दिया और अपना फोन उठाकर उस अननोन नंबर को टाइप करके अपने एक आदमी को सेंड कर दिया, और साथ में ही उस नंबर के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने के लिए भी मैसेज सेंड कर दिया। जय को कुछ ही सेकंड्स के बाद अपने एक आदमी का कॉल आया तो जय ने तुरंत ही उस कॉल को पिक कर लिया। दूसरी तरफ से उस आदमी ने बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ कहा, सर, हम लोगों उस जगह पर जाकर चेक किया था, लेकिन उस पूरे एरिया के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं है और उस एरिया के आसपास ज्यादा कोई जाता भी नहीं है, जिसकी वजह से वो पूरा एरिया काफी ज्यादा सुनसान रहता है और इसलिए हमें अहान सर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाए। उस आदमी की बात सुनते ही जय के चेहरे के एक्सप्रेशंस डेंजरस होने लगे और वो अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाए? अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो फिर पता लगाओ। मुझे किसी भी हाल अहान जल्द से जल्द मेरे सामने चाहिए, और वो भी बिल्कुल सही सलामत। और ये तुम किस तरीके से करने वाले हो? आई रियली डोंट केयर अबाउट इट बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट रिजल्ट्स, और वो भी जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी। डू यू गेट इट? वहीं दूसरी तरफ वाले आदमी ने जैसे ही जय की इतनी गुस्से से भरी आवाज सुनी तो वो डर गया और तुरंत ही हड़बड़ाते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, मैं कुछ भी करके जल्द से जल्द अहान सर के बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूं और उनके बारे में पता करके आपको बताता हूं। जय ने उस आदमी की बात सुनते ही अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए। मुझे अहान बिल्कुल सही सलामत अपने सामने चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। वो आदमी जय की इतनी ज्यादा खतरनाक आवाज सुनते ही एक बार फिर से बुरे तरीके से डर गया और जल्दीबाजी में बोला, जी सर, जल्द ही अहान सर आपके सामने होंगे और भी बिल्कुल सही सलामत। हम जल्द ही उनके बारे में पता लगा लेंगे। जय ने आगे कुछ और नहीं कहा और बिना कुछ भी सुने तुरंत ही कॉल कट कर दी। जहां एक तरफ जय और प्रदीप जी अहान के लिए परेशान हो रहे थे और उसे जल्द से जल्द ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अहान भी उसी रूम में बेड पर बैठे हुए लगातार उस जगह से बाहर निकलने के बारे में ही सोच रहा था। अहान अभी अपनी सोच में खोया ही हुआ था, तभी उस रूम का डोर एक बार फिर से खुला और नितारा अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान और हाथों में एक प्लेट लिए हुए रूम के अंदर आ गई। अहान ने जैसे ही नितारा को रूम के अंदर आते हुए देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बुरे तरीके से बिगड़ गए और उसने तुरंत ही मुंह बनाते हुए नितारा की ओर से अपना मुंह फेर लिया। अहान की आंखों में इस वक्त गुस्सा, दुख और भी कुछ अनजाने से एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे। नितारा ने जब अहान का ऐसा रिएक्शन देखा तो उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान छा गई। नितारा अपने होठों पर वही शैतानी मुस्कान सजाए हुए अहान के करीब चली गई और अपना एक हाथ अहान के चेहरे की तरफ बढ़ाकर अपनी 2 उंगलियों को उसकी ठुड्डी पर रखकर उसके चेहरे को वापस से अपनी तरफ कर लिया। अहान ने अपनी गुस्से भरी नजरों से एक नजर नितारा को घूर कर देखा और फिर अपना चेहरे दोबारा फेरने की कोशिश करने लगा, लेकिन नितारा की आंखें उसकी ये हरकत देखते ही सख्त हो गईं और उसने अहान के जबड़े को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसके नाखून अहान के गालों में चुभने लगे और अहान के मुंह से एक धीमी सी सिसकी निकल गई। अहान को हल्का हल्का दर्द तो हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दर्द का नामो निशान नहीं था। उल्टा उसकी आंखों में अभी भी बेशुमार गुस्सा नजर आ रहा था और वो इस वक्त अपनी आंखों से सीधा नितारा की आंखों में घूर कर देख रहा था। नितारा की आंखों में भी इस वक्त हल्का हल्का गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वो भी इस वक्त अपनी गुस्से से भरी आंखों से सीधा अहान की नीली आंखों में ही देख रही थी। नितारा ने अहान के जबड़े के ऊपर अपनी पकड़ को और भी ज्यादा कस दिया और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने दांतों को पीसते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर कर सकते हो। मैं तुमसे जितना हो सकता है उतना ज्यादा प्यार से बिहेव करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ किस तरीके का बिहेव कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या कर दिया है? अहान ने घूरकर नितारा की आंखों में देखा और गुस्से भरी आवाज में बोला, ये आप हमसे पूछ रही हैं कि आपने हमारे साथ किया क्या है?
आपको नहीं पता, आपने हमारे साथ झूठी दोस्ती का ड्रामा किया, हमारे और अलीशा के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, बार बार हमारे सामने अच्छा होने का नाटक करके हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, जानबूझकर हमें मिसगाइड करके सिर्फ और सिर्फ अपने सो कॉल्ड मकसद को पूरा करने के लिए हमें किडनैप करवाया, और अभी भी सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रही हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप हमसे ये पूछ सकें कि आपने हमारे ऐसा भी क्या किया है। हम तो आपको अपना इतना अच्छा दोस्त मानते थे, आपके ऊपर भरोसा करते थे, तो फिर आपको हमारे साथ ये सब कुछ करते हुए एक बार भी बुरा नहीं लगा। आखिरी की बात कहते हुए आहान की आंखों में हल्का हल्का दर्द भी नजर आने लगा था, जिसे महसूस करते ही नितारा की पकड़ आहान के जबड़े से ढीली हो गई और उसकी आंखों में पहले जो गुस्सा नजर आ रहा था, अब वो गुस्सा भी कहीं गायब हो गया था। नितारा ने बड़े ही प्यार से आहान के गालों को सहलाया, जहां पर उसके नाखूनों के निशान बन गए थे। नितारा ने हल्की गिल्ट भरी नजरों से आहान को देखा और प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए ही बोली, नहीं आहान, मेरे दोस्ती कोई ड्रामा या फिर फरेब नहीं था। हाँ, ये सच है कि मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था, और मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ उन नज़रों से ही देखा है जिन नज़रों से एक लड़का अपने प्यार को देखता है, और मैंने तुमसे दोस्ती भी इसलिए ही की थी ताकि तुम पहले मेरे साथ अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओ और धीरे धीरे करके तुम्हें खुद ही मुझसे प्यार हो जाए। लेकिन वो अलीशा, वो हर बार हम दोनों के बीच में आ जाती थी। आखिरी की बात कहते कहते नितारा की आंखों में और आवाज में एक बार फिर से गुस्सा नजर आने लगा था, और ये गुस्सा सिर्फ और सिर्फ अलीशा के लिए था, जिसे आहान भी साफ साफ महसूस कर पा रहा था। नितारा ने आहान के हैंडसम से चेहरे को देखा तो अगले ही पल वो दोबारा से नॉर्मल हो गई और एक मुस्कान के साथ अपनी प्यार भरी आवाज में बोली, और रही बात अपने मकसद के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करने की, तो ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये सब कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तुम नहीं जानते हो कि मैंने और मॉम ने इस वक्त का कितने सालों से इंतजार किया है। नितारा कुछ सेकंड्स तक चुप रही और फिर आगे बोली, लेकिन तुम यहाँ पर हो, इसकी वजह भी तुम्हारी वो सो कॉल्ड बीवी ही है, क्योंकि उसने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को भी तुम्हारे नाम पर करवा दिया, जिसकी वजह से तुम पूरी प्रॉपर्टी के सबसे बड़े हिस्सेदार बन गए, और मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा, वरना मैं तो ये सब कुछ खत्म होने के बाद अच्छे से तुम्हें प्रपोज करके तुमसे शादी करना चाहती थी। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, क्योंकि अब हम कुछ भी बदल नहीं सकते हैं, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो। आई लव यू, और तुम्हारा ऐसा बिहेवियर मुझे हर्ट करता है। आहान को इस वक्त नितारा के चेहरे के पल पल बदलते हुए एक्सप्रेशंस को देखकर वो किसी साइको से कम नहीं लग रही थी, जिसके वजह से उसके चेहरे पर अचानक से ही से बेहद कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस छा गए और वो अपनी आंखों में कुछ अजीब से इमोशंस के साथ नितारा को देखने लगा। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।